तहरीर खालिद मसूद खान, एक गैर मुतल्लिका तमसील। मैं एक पुरम किस्म का कानून पसंद शहरी हूँ, ताहम मैं ये वाज़े करता चलूँ कि मैं कोई पैदाइशी या अज़ली किस्म का कानून पसंद शहरी हरगिज़ नहीं था। मुझे अपनी आदत और तबीयत के बरखिलाफ़ इस किस्म का दुनिया मार का कानून पसंद हुए बहुत ही कम अरसा हुआ है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि बस चंद दिन ही हुए हैं। अब आप वजूहात ना पूछें, क्योंकि हिदायत आ जाने के बाद गुज़श्ता बातों को याद करना या दोहराना मुनासिब नहीं। बस यही काफ़ी है कि मैं अब कानून और ख़ास तौर पर अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल करता हूँ। अदालती अहकामात की पाबंदी के बारे में तो आप पूछे ही ना। आला अदालतें तो रहीं एक तरफ, अदना अदालतों का भी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मसला फिर वही है कि अब आप ये ना पूछ बैठिए कि मैं अदालतों का एहतराम दिल से करता हूँ या कानून की पकड़ के खौफ से करता हूँ। बस आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि मैं अपनी अदालतों का, मुनसिफ़ों का, उनके फ़ैसलों का और अपने पूरे मुल्क के निज़ाम अदल व इंसाफ का एहतराम करता हूँ। एहतराम करना तो बस एहतराम करना ही होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने गुजरांवाला वाले अजीज़ व दोस्त ज़फ़र इकबाल भट्ट का एहतराम करता हूँ। भले उससे अब किसी को क्या गर्ज है कि मैं उसका एहतराम दिल से करता हूँ या उससे डर कर करता हूँ। वैसे तो मुकर्रम एहसानुर रहमान और बरादर तारिक हसन भी इसी ज़ुमरे में आते हैं, ताहम मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर हद से ज़्यादा तफसील में जाना भी एहतराम के तकाज़ों के मुनाफी है, क्योंकि अदालत ने हुक्म जारी किया है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का कोई शख्स ये ना कहे कि इलेक्शन नहीं होगा। लिहाजा इस अदालती हुक्म की रोशनी में भला ये कैसे कह सकता हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे, ताहम क्योंकि अदालत ने इन इंतखाबात के नताइज और मुस्तकबिल के बारे में किसी किस्म के तबसरे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए ये कहना कि इलेक्शन तो होंगे लेकिन ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि ना ही होते, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं है। लिहाजा कारीन के लिए मुकर्रर अर्ज़ है कि उम्मीदवारों की पकड़न पकड़ाई, कागजात नामजदगी की छीना झपटी, उम्मीदवारों के तायीद और तस्दीक कुनिंदगान की धुलाई मंजाई, पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घरों पर छापों की कई सेंचुरियों से भी गैर मुतमईन रहने के बाद आखिर मैं पीटीआई के तकरीबन 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की हीलो बहानों से मुस्तरदगी के बाद होने वाले इलेक्शन, अगर बाकी इलेक्शन हैं तो फिर यकीनन हो रहे हैं। आला अदालतों को कम अज़ कम इस साजिश की तरफ से 100% इत्मीनान होना चाहिए कि इसे आपकी जानिब से दिए गए इलेक्शन करवाने के हुक्मनामे से ना तो रत्ती बराबर इख्तिलाफ है और ना ही इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद से इनकार है। निज़ाम इंसाफ की इतनी ज़्यादा ताबेदारी और फरमाबरदारी का मुजाहरा करने पर इस कलमकार की इतनी रियायत बतौर बोनस तो बनती है कि वो ये पूछ सके कि इस मुतवक्की एकतरफ़ा इंतखाबात को अहमकों, बेज़मीरों और अखलाकियात से आरी लोगों के अलावा और कौन कौन साफ शफाफ और आज़ादाना तस्लीम करेगा। मैंने शाहजी से पूछा कि आपका क्या अंदाज़ा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन में टर्नआउट की शरह फ़ीसद क्या होगी। मेरा ये सवाल सुनकर शाहजी की हंसी छूट गई। मैं उनके इस गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल पर हैरानी से उन्हें देखने लग गया। कहने लगे, तुम टर्नआउट की शरह फ़ीसद पूछ रहे हो? उस रोज़ हर किस्म की शरह फ़ीसद तादाद और गिनती वैसी ही होगी जैसी बैंक डकैती में लूटी जाने वाली रकम की मालियत के बारे में दर्ज होने वाली FIR में लिखवाई गई थी। मेरा मुँह उनकी बात सुनकर हैरानी से खुले का खुला रह गया। मैंने अदब के दायरे में रहते हुए थोड़े शाकी लहजे में उनसे अर्ज़ किया कि आप कभी कभी तो बिल्कुल ही पटरी से उतर जाते हैं। सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ और मिल जाता है। सवाल गंदम, जवाब चना वाली मिसाल आप पर ऐन सादिक आती है। शाहजी कहने लगे, तो चलो फिर तुम बैंक डकैती में लूटी जाने वाली रकम का किस्सा भी सुन लो, मगर याद रहे कि मैं ये किस्सा तुम्हें सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम्हें अपनी बात समझा सकूँ, वगरना इस किस्से का हालिया मुल्की सियासी सूरत हाल से बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं। एक बैंक में डकैती की वारदात हुई और डाकू बहुत सारी रकम लूट कर फरार हो गए। डाके के बाद वो महफूज व मामून अपने अड्डे पर पहुंचे तो थोड़ी देर बाद ही डाकों के गिरोह का एक नौजवान रुकन कहने लगा कि चलें रकम गिनते हैं। ग्रुप का तजर्बाकार और मजा हुआ सरबराह कहने लगा, काका ज़्यादा उतावला ना बन, थोड़ी देर में किसी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी और उसमें यह भी बता देंगे कि कितनी रकम लूटी गई है। नौजवान ने अक्लमंदी और तजुर्बे की बात सुनी तो मुतमईन होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही उस डाके की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलना शुरू हो गई। मालूम हुआ कि 32 करोड़ का डाका पड़ा है। डाकू खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गिरोह का हर फर्द अपने अपने हिस्से का हिसाब लगाकर दिल ही दिल में इन पैसों को अपनी ख्वाहिशात की तकमील की गर्ज से खर्च करने के मंसूबे बना रहा था। रात सब लोग बेचैन सोए और अलग सुबह उठकर लूटी हुई रकम की तकसीम शुरू की, मगर अभी बामुश्किल आधे लोग तक मामला पहुंचा के रकम कम पड़ती दिखाई दी। जब गिनती की तो पता चला कि रकम 32 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 17 करोड़ थी। डाकू बहुत सटपटाए कि उनके साथ ये क्या हुआ है। हुआ ये कि वारदात के बाद जब डाकू चले गए तो घबराया हुआ ब्रांच मैनेजर पुलिस को फ़ोन करने के लिए नंबर मिलाने ही लगा था कि उसके राज़दार मैनेजर ऑपरेशन ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहने लगा, जनाब ये डाकू हमारे लिए तो गैबी फरिश्ता साबित हुए हैं। परेशान हाल मैनेजर ने हैरानी से अपने ऑपरेशन मैनेजर को देखा तो वो कहने लगा, सर जी
यूं करें कि इस डाके की रकम में अपने पहले से गबनशुदा 10 करोड़ रुपए भी डाल दें और मजीद 5 करोड़ भी डाल लें और ये सब कुछ डाकों के खाते में डालकर पुलिस को फ़ोन कर दें। पुलिस को फ़ोन करने के बाद अमले ने बैंक में मौजूद कैश गिनना शुरू किया। जाहिर है बैंक के कैश में से 32 करोड़ रुपए कम थे। डकैती का पर्चा कटा तो लूटी जाने वाली रकम के बतौर पर 32 करोड़ रुपए लिखवाए गए। जब 8 फरवरी को गिनती शुरू होगी तो गायबशुदा, गबनशुदा और गुमशुदा किस्म के वोटों को डालकर गिना गया तो शरह फीसद भी 32 करोड़ हो जाएगी और लूटे हुए वोटों की तादाद भी दोगुनी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं। ब्रांच मैनेजर बेशक घबराया हुआ है, लेकिन ऑपरेशन मैनेजर तजर्बाकार भी है और होशियार भी। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काका सब्र कर, ये कहकर शाहजी ये जा और वो जा। अब मुझ जैसा औसत अकल का बंदा इन बातों से क्या नतीजा निकाले। शाहजी भी अजीब आदमी हैं, कभी कभी तो बिल्कुल ही गैर मुतल्लिका किस्म की तमसील बयान करते हैं जिसका ना सर होता है और ना पैर।